किन किन बंदों को बुला सकते हैं। इस बुलाने से पहले आपको एलिजिबिलिटी आपकी शो करनी पड़ती है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आपकी एलिजिबिलिटी कैसे शो होगी कि भाई आप क्या इस काबिल हैं कि आप अपनी फैमिली को बुलाएं। तो आप समझ लें कि जनाब 705 यूरो बेसिक सैलरी है और एक अडल्ट को बुलाने के लिए आपको 50% मज़ीद इनकम शो करनी पड़ेगी, यानी 352.50 सेंट्स आपको मज़ीद एक्स्ट्रा उसमें 705 के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। ये हो गया एक अडल्ट को बुलाने का। अगर आपके माशाल्लाह बच्चे भी हैं तो बच्चों में 30% की इनकम आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ईच बच्चे के लिए 30%। तो ये सब चीज़ें आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक जॉब में से ये माइट भी पॉसिबल ना हो, एक जॉब को टच करके आप अगर इतना करेंगे डेफिनेटली। फिर क्या लोग करते हैं कि पार्ट टाइम कहीं पे भी और जॉब कर लेते हैं या अपनी कोई छोटी मोटी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं। वो आपको अकाउंटेंट जो है वो सारी डिटेल बता देगा। आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे भी जमा करवा सकते हैं। पैसे जमा करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, यानी अप्रॉक्सीमेट 10,000 15,000 यूरो इस तरह करके वो शो करें। तो वो भी एक आपकी एलिजिबिलिटी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है कि भाई बंदे के पास इतने पैसे मौजूद हैं कि वो एक अपनी फैमिली को ईज़िली, यानी साल 1.5 साल जितना भी एक टाइम है उस इतने पैसे हैं उसके पास कि वो अपनी फैमिली को रख के यहाँ पे उनका खर्चा अफोर्ड कर सकता है। तो ये भी एक ऑप्शन मौजूद है, ज़हन में रखिएगा। तो जो आर्टिकल लगता है वो 98.1, ये 98.1 आर्टिकल के अंदर ये है कि आपकी फैमिली आउट ऑफ पुर्तगाल है और पुर्तगाल के अंदर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं। तो पुर्तगाल के अंदर से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल हम पहले स्टेप के ऊपर हैं कि हमने इमिग्रेशन से अपॉइंटमेंट ले ली है फैमिली रीयूनिफिकेशन की, जो अमूमन प्रैक्टिस के अंदर 3 माह 2 माह 4 माह 8 माह या जितना भी एक टाइम जितना बिजी है वो 6 माह होता है मैक्सिमम, इतना ही, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं अपॉइंटमेंट आती। तो वो अपॉइंटमेंट्स आपने ले लिए, अब आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लेट्स सी इसमें स्टार्ट करते हैं जनाब। इधर से आपको अपना पासपोर्ट चाहिए और रेजिडेंस का कार्ड चाहिए और जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए कंपनी की तरफ से, जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ पे डिक्लेरेशन चाहिए और आखिरी 3 जो सैलरी स्लिप्स हैं वो आपको चाहिए अपडेटेड। और होम कॉन्ट्रैक्ट, यानी होम कॉन्ट्रैक्ट से क्या मुराद है कि आपने एक घर लिया हुआ है जहाँ पे आपने फैमिली को रखना है, या जुनता, यानी एक एड्रेस प्रूफ बनती है जैसे आम नॉर्मली हम जुनता बनाते हैं, वो आपको चाहिए। तो उस पर भी हो जाता है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिपेंड करता है उस ऑफिसर पे जहाँ पे आप जाएंगे। बाज़ दफ़ा वो कह देते हैं कि मुझे हाउस कॉन्ट्रैक्ट ही चाहिए, तो लोग एहतियातन फिर हाउस कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेते हैं ताकि इन केस खुदा ना सा कोई मसला हो। लेकिन मैं मेजॉरिटी जितने बंदों को जानता हूँ उन्होंने जुनता के ऊपर ही अपनी फैमिली बुलाई है, यानी जुनता एक नॉर्मल जो हम कहीं भी प्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं वही जुनता के ऊपर। आपको IRS चाहिए लास्ट ईयर की जो आपने सबमिट की होती है। और बेहतर है कि नो डेट्स, यानी आपने किसी किस्म का पैसा फाइनेंस वगैरह के ऊपर या सोशल सिक्योरिटी के ऊपर आपने ज़ाती तौर पे अपने पैसे आपने कुछ भी नहीं देने। ये बेहतर है कि वो भी आप अपने साथ ले जाएं। जो पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो यही हैं। आपके जो तीनों कनेक्शंस पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए ये तीनों डॉक्यूमेंट्स सेम हैं। आपके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कुछ भी तब्दील नहीं होगा। अब जो वहाँ पे 3 आपके रिलेशंस हैं, मैं मिसाल करता हूँ आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र आपको वो करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। जब आपकी एग्ज़ाम्पल करें, सिर्फ वाइफ को आपने बुलाना है, आपकी अभी शादी हुई है, आप सिर्फ वाइफ को बुलाना चाह रहे हैं, तो वाइफ के लिए आपको एक PCC चाहिए, उनका निकाहनामा चाहिए आपका, और इसके अलावा पासपोर्ट की कलर फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए जो उसी पासपोर्ट ऑफिस से जहाँ से पासपोर्ट आपका इशू है वहाँ से अटैस्टेड हो। फिर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ॉरेन ऑफिस से जाके अटैस्ट होंगे और वही डॉक्यूमेंट्स फिर दोबारा आप पुर्तगाल की जो एम्बेसी है वहाँ से आपको अटैस्ट करवाने पड़ेंगे, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके। तो अपॉइंटमेंट अगर आपने नहीं आपको पता कि वहाँ से अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं पाकिस्तान के अंदर पुर्तगाल की एम्बेसी से, इधर होगी या इधर होगी, कहीं भी इन दोनों जगहों पे। अगर आपके बच्चे भी हैं तो जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट, बच्चों के पासपोर्ट की कलर फ़ोटोकॉपीज़
इसके अलावा उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो आप चाहिए। इसके अलावा एक कंसेंट लेटर जिसको ई स्टाम्प पेपर के ऊपर मतलब प्रिंट किया जाता है। ई स्टैम्प यानी स्टाम्प पेपर जिसको हम बोलते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर वो लिखा होगा कि ये मेरे बच्चे हैं और मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं, मैं इस चीज़ की पूरी ज़िम्मेदारी ले रही हूँ कि ये ट्रैवल कर सकते हैं और ये इनके जो वालिद हैं वो पुर्तगाल के अंदर हैं और हम फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए ये एक प्रोसेस कर रहे हैं और ये लेटर जो है यानी इसकी मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेती हूँ और मुझे किसी किस्म का इतराज़ नहीं। वो कचहरी में बने बनाए मिल जाते हैं आपको, उसी के अंदर वो सारा लिख देंगे डिटेल्स वगैरह, बच्चों के क्वाइफ आएंगे वहाँ पे। इसको टेस्ट करवाने के लिए फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर आप के जो वाइफ हैं अगर वहाँ पे तो वाइफ को खुद जाना पड़ेगा और अगर हस्बैंड वहाँ पे हैं तो हस्बैंड को खुद जाना पड़ेगा फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर टेस्ट करवाने के लिए। इस लेटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने वालिदैन को बुलाना चाह रहे हैं तो वालिदैन को बुलाने के लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट इसमें ऐड हो जाएगा। जो एप्लीकेंट है उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, यानी जिस पे आपका एक रिलेशन शो होगा कि भाई आप उनके बेटे हैं, वो ज़रूरी है। इसके अलावा जो आपने पैसे सेंड किए हुए हैं उनकी रसीदें संभाल के रख लें, बेहतर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केस आपका। इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपके वालिदैन का और इसी तरह उनके कलर कॉपी चाहिए पासपोर्ट की। तो अटेस्टेशन के हवाले से जो प्रोसेस पहले डॉक्यूमेंट का मैंने बताया था, सेम इनके अटेस्टेशन का प्रोसेस भी बिल्कुल वही वैसा ही होगा जैसे मैंने आपसे शेयर किया है। सारा कुछ करके जब ये पाकिस्तान वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब के सब आपने ओरिजिनल यहाँ पे मंगवाने हैं। वो DHL करवा लें या कोई ट्रैवल कर रहा हो तो वो उससे आप मंगवा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए पुर्तगाल के अंदर। फिर ये सारी फाइल बना के आप वहाँ पे सबमिट करेंगे। कुछ फॉर्म्स होते हैं, टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बोलते हैं, वो फॉर्म्स हैं और रिक्वेस्ट फॉर्म है, ये साथ लगेंगे वहाँ पे। और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो अपने सामने, अगर आपने, मैं मिसाल करता हूँ, पहले कहीं साइन कर ली है तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर दोबारा आपसे वहाँ पे फ्रंट पे बिठा के साइन लेंगे और मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ स्कैन करते हैं, वो आपको वापस कर देते हैं सारे के सारे ओरिजिनल। लेकिन अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये बात की है कि हमने जो यहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाई है वो हमने कैसे की है। जब यहाँ से आपका लेटर अप्रूव हो जाएगा वो डिपेंड करेगा किस सेफ के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, किस इमिग्रेशन ऑफिस के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट है। नॉर्मली एवरेज बता देता हूँ 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है। फिर आपने क्या करना है, यही डॉक्यूमेंट्स जब आपका अप्रूवल लेटर आ जाए, यही डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे आपने पाकिस्तान भेजने, या जिस कंट्री से भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, यानी अगर इंडिया से हैं, बांग्लादेश से, नेपाल से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एज़ इट इज़ वही डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे। लेकिन इनमें अपडेटेड चीज़ कौन कौन सी होगी, एक आप डिक्लेरेशन जो है आपकी वो अपडेट होगी, जो आपका कंपनी का ऑनर है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जाएगा वही सेम एज इट इज़ कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पास है वही आपका कॉन्ट्रैक्ट जाएगा। आपकी जो अपडेटेड सैलरी स्लिप्स हैं वो जाएंगी। अगर आपका बैंक अकाउंट आपने स्टेटमेंट उसकी निकलवाई हुई थी तो फिर अगर वो 2-3 माह पुरानी होगी तो फिर अपडेटेड आपने वो यानी जो फाइनेंशियल मींस आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कह रहे थे वही फाइनेंशियल मींस आपको पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में ये भेजने पड़ेंगे वीज़े को सपोर्ट करने के लिए। सेम डॉक्यूमेंट जो आपकी फैमिली ने यहाँ पे भेजे थे पाकिस्तान से किसी भी हवाले से, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए या पेरेंट्स के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आपके बनेंगे। अगर उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हुई है आपको दोबारा से फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा के फिर आपको वो एम्बेसी में सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे सबमिट करने के लिए आपको एम्बेसी से टेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी एम्बेसी में ही जाने हैं आपके। यहाँ पे सिर्फ आपको फ़ॉरेन ऑफिस से आपको टेस्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए जो पाकिस्तान में अपने वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है। जब आप केस अपना सबमिट कर देंगे सारा वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो ये अप्रॉक्सीमेट नॉर्मली जो एवरेज वीज़े की टाइम है वो तकरीबन 7 दिन से लेके 21 दिन के अंदर अंदर 98% जो वीज़ाज़ हैं ये प्रोसेस हो जाते हैं। एक आध कुछ ऐसे केसेस हों, यानी 2% कुछ ऐसे केस होंगे जिनको थोड़ा सा मज़ीद टाइम लगता होगा वो, लेकिन एक नॉर्मल केस नहीं होएगा। वो माइट भी पेरेंट्स के मुतल्लिक़ हो, वो थोड़ी सी एज का मसला आ सकता है उसमें, या उनकी तबीयत का मसला आ सकता है, कुछ भी उसमें इशू आ सकता है। तो वो कुछ 2% केस ऐसे होंगे कि जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो थोड़ा सा टाइम उनको ज़्यादा लग जाता है। पाकिस्तान के अंदर जब आपने वीज़े की फ़ाइल जमा कर, आपने इंश्योरेंस भी लगानी है, याद रखिएगा।
जब मैंने इंश्योरेंस के बारे में पूछा था, मतलब किसी को, तो जितनी मर्ज़ी लगा दो, कोई मसला नहीं है। आप बिलीव कीजिएगा मसले मसाइल हुए। आपने जो वीज़ा फॉर्म फिल करना है वहाँ पे, वो नेशनल वीज़ा फॉर्म है, याद रखिएगा, शेंजन वीज़ा फॉर्म नहीं है, वो नेशनल वीज़ा फॉर्म है जो आपने वहाँ पे जमा करवाना है। इसके अलावा आपकी इंश्योरेंस होगी, इंश्योरेंस आपकी 6 मंथ की होगी, मिनिमम 6 मंथ की होगी। जो आपकी टिकट रिज़र्वेशन है वो आपकी 1 वे होगी, वो आपने 1 वे की टिकट रिज़र्वेशन करवानी है। ये उस पाकिस्तान के वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें एडिशनल हैं। वो डॉक्यूमेंट जो आपने पुर्तगाल से वहाँ पे भेजे और वो डॉक्यूमेंट जो आपने पाकिस्तान में ऐड किए, उनमें ये एडिशनल 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने मज़ीद ऐड करने हैं वीज़े की फ़ाइल को प्रोसेस करने के लिए। आप जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, आपको पासपोर्ट आ जाएगा। 120 दिन का वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा होगा, यानी पूरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर वाइफ है तो वाइफ के ऊपर, या बच्चे हैं तो बच्चे, या वालिदैन तो वालिदैन के पासपोर्ट के ऊपर। तो आप ज़ाहिर है 120 दिन का वो वीज़ा होता है, तो हमने फ़ौरी कोई प्लान नहीं किया होता कि भाई वीज़ा लगेगा तो फ़ौरन ही मैंने बुला लें। बाज़ हो भी सकता है बुला लें। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके वीज़े लगें, आपने यहाँ पे इमिग्रेशन में फ़ोन कर देना है कि जी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए अपनी फ़ैमिली के लिए यहाँ पे फिंगर्स करवाने के लिए। यानी यहाँ पे वो पूछेंगे कि आपकी फ़ैमिली कहाँ पे है, पाकिस्तान में है या यहाँ पे है। आपने बताना है कि मेरी फ़ैमिली के वीज़ा प्रोसेस हो गए हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं और मैं उनके यहाँ पे कार्ड्स के लिए, जो रेजिडेंस कार्ड है उसके लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। उसका ये फ़ायदा होगा कि मैं मिसाल करता हूँ 4 माह की अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो आप अगर फैमिली को 2 माह बाद बुलाते हैं, क्योंकि 120 दिन का वीज़ा है, तो आपके वो 60 दिन सेव हो जाएंगे उनके आते ही। यानी अगर 3 माह भी रखते हैं पाकिस्तान में, 1 माह पहले बुला लेते हैं, तो फिर 1 ही माह होगा अंदर वो जाके उनके फिंगर्स होंगे और उनको कार्ड मिल जाएगा उस फिंगर के ऊपर। यहाँ पे फिंगर्स के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इधर कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए आपको, कोई ऐसी वो लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। इंतहाई इजी प्रोसेस है यहाँ पे जब आपके, क्योंकि वो जो रेजिडेंस वीज़ा होता है वो बेसिकली ऑलरेडी आपकी एक रेजिडेंसी होती है, वो जस्ट एक कार्ड के अंदर उसको कन्वर्ट ही करना होता है उन्होंने, वो सारी चीज़ें। लेकिन आपने डेफिनेटली अपनी फ़ाइल को तैयार ही करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली वो चीज़ लेके चले जाएँ अपने वीज़े और अपना फॉर्म जो होता है यहाँ पे एक टर्म ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीदार, वो फिल करके आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन आपने अपना कॉन्टैक्ट साथ लेके जाना, जुनता अपनी साथ लेके जानी है। इसके अलावा अपनी सैलरी स्लिप्स आपके साथ लेके जानी है। वो बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे आपसे, लेकिन आपने एहतियातन ये चीज़ें यहाँ पे साथ लेके जानी है, ताकि इन केस अगर वो डिमांड करें ऑफिसर जो हैं, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकें। मेरा ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं वो उन्होंने डिमांड किया, वो चीज़ें मैं एहतियातन साथ लेके गया था, लेकिन उन्होंने मांगा कुछ भी नहीं था। तो ये हार्डली मेरा ख्याल है 5 मिनट का प्रोसेस था टोटल। 5 से 7 मिनट में मैक्सिमम कह सकता हूँ। वो तस्वीरें हो गई, फिंगर हो गए, कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं पूछा। तो उसकी वजह थी कि ये वीज़े रेजिडेंस वीज़े थे, तो वो फिंगर हुए तकरीबन मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर कार्ड्स आ गए थे फैमिली के। तो ये इंतहाई एक स्मूथ और ईजी प्रोसेस था जो पुर्तगाल के अंदर हुआ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच आपका।